मैं ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं बयान करूंगा, उसके लिए वक्त नहीं है। हमने मुकाबला करना है, फिरका परस्ती का मुकाबला करना। ये जो हिंदू और मुसलमान में एक दीवार बनाने की कोशिश कर रही है, इस दीवार को तोड़ना है। और उसके बगैर न ही हिंदुस्तान बचेगा, न ये रियासत बचेगी। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो इस नफरत को हमने दफन करना है, जला देना है। क्योंकि ये नफरत जो है, यही सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है जिससे ये इलेक्शन जीतते हैं। हर इलेक्शन में मैंने ये देखा है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, नफरतें बढ़ाई जाती हैं। मुसलमान लीडरों को मुसलमानों के इलाके में ले जाते हैं, हिंदुओं के इलाकों में हिंदू को ले जाते हैं। क्या ये अच्छा होता अगर उस वक्त मुसलमान लीडर को हिंदू के इलाके में ले जाते और हिंदू के लीडर को मुसलमान के इलाके? मगर नहीं, और यही है। पिछला इलेक्शन भी जीता गया, बालाकोट बालाकोट बालाकोट। क्या लाइन बदल गई? क्या हमने कोई हिस्सा हिंदू पाकिस्तान से वापस लिया? वो लाइन तो वहीं पर खड़ी है। अपना ही जहाज वहां गिराया तो क्या मिला? हाँ, बीजेपी की हुकूमत आई। आज भी यही कर रहा है। आज भी यूपी को जीतने के लिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं, और आपके जम्मू में कर रहे हैं, जो ये कहते हैं जम्मू 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 जम्मू। मेहरबानी कर नारे मत। मुझे ये बताएं, जम्मू कश्मीर का गेट है, दरवाजा है, और कश्मीर लद्दाख का दरवाजा है। और ये जो सोचते हैं कि हम इस रियासत को तोड़ देंगे, तो उनको मैं कहना चाहता हूं, खबरदार, वो सोच न रखना जिससे ये वतन बचेगा नहीं। इस वतन को बनाया है तो उन लोगों ने बनाया जिन्होंने कभी जवाहरलाल को लाल किले पे 15 अगस्त पे झंडा उड़ाते हुए नहीं देखा। उसमें वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, वो भी थे जिनका कोई धर्म नहीं था, मगर भारत के लिए, उस हिंदुस्तान के लिए लड़े जिसमें हम सब रह सकते थे। कभी भूलिए मत, जम्मू में नफरत की लहर आज से नहीं है, 47 से। जहां कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यहां पे मुस्लिम लीग थी। हमारी और उनकी सोच में बहुत फर्क था। और उस सोच के फर्क की वजह से 47 में जो कांड यहां जम्मू के इलाकों में हुआ, वो उसी की वजह से। और अगर आज भी वो नफरत बढ़ती रही, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, जो हुकूमत करते हैं दिल्ली में, खबरदार रहें। हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे, इनको रुका नहीं सकेंगे, बचा नहीं सकेंगे। अरे मुझे बताओ, मैं कश्मीरी हूं, मेरे इलाके में सर्दी इतनी जबरदस्त होती कि पूछिए मत। मेरा खाना अलग, मेरा पहनना अलग, मेरे घर अलग। तमिलनाडु से मेरा क्या है, उनका मौसम कभी इतना ठंडा नहीं होता, उनके कपड़े हमारी तरह गर्म कपड़े नहीं होते, वो ठंडे पहनते हैं। उनका खाना हमारे से बिल्कुल अलग। पर किस चीज ने हमें एक रखा? वही हाल बंगालियों का, वही हाल
महाराष्ट्र वालों का अलग अलग, मगर सिर्फ एक सोच से कि हम इकट्ठे इस हिंदुस्तान को बनाएंगे, उसके बगैर नहीं बनेगा, उसी लिए हम सब लोग इकट्ठे हैं। मगर जो ये सोच रखते हैं, पहले तो हमें पाकिस्तानी कहा गया, इस जमात को पाकिस्तानी कहा गया, फिर आपके सामने आए, भूलिए मत, बिल नंबर 9 आ गई है, अब पाकिस्तानी आएंगे, वो आपको घरों से निकाल देंगे, आपको खत्म कर देंगे, आप जमीन ले जाएंगे। और मैं कहता रहा आप लोगों से कोई नहीं आ सकता जब तक दिल्ली वाले इजाजत नहीं देंगे, मगर आपने सुना है। जरा बताइए, आज उनसे पूछिए जो उस वक्त नारे मार रहे थे, कौन आया, कौन बसा, किसको निकाला, पूछिए। मगर यही बेवकूफी हम आज भी कर रहे हैं। आज भी हम ये समझते हैं कि बस जम्मू बचेगा, बाकी जाए भाड़ में। जम्मू बचेगा नहीं जब तक हिंदुस्तान नहीं बचेगा। और इसलिए आपसे कहता हूं, आप वर्कर से कहता हूं, क्योंकि आप हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ है। आपने इन लोगों का मुकाबला करना है, इनके झूठ का मुकाबला करना है। सागर साहब ने बहुत अच्छा कहा, 3000 लोग मारे गए हमारी पार्टी के, मेरे मिनिस्टर मारे गए, हमने झंडा हिंदुस्तान का छोड़ा नहीं, हम छवि रहे। मारो जितने मार सकते, मगर हम उधर जाने वाले नहीं, हम इधर जाने वाले। उस वक्त जब नारे तकबीर हो रहा था और यहां हर हर महादेव हो रहा था, तब कश्मीर पाकिस्तान जा सकता था। ये जम्मू कश्मीर की रियासत जो है पाकिस्तान की बन सकती थी, यहां कोई हिंदू नहीं रह सकता। मगर वो लीडर शेर कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी थी, उसने कायदे आजम से कहा कि नहीं, टू नेशन थ्योरी हमें मंजूर नहीं है, हमने रहना है तो सबके साथ रहना है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। पैदा करने वाला वो है। मैं तो बार बार ये कहता हूं, अगर उसने मुझे जवाहरलाल के घर में पैदा किया होता तो मैं हिंदू होता, और इंदिरा गांधी को अगर पैदा किया होता शेख अब्दुल्ला के घर में तो मुसलमान हो। और संतान देने वाला वो है, किसको किसके घर में देगा, किसको किसी के घर में नहीं देगा, वो जानता है। मैं नफरत पैदा करने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें हुकूमत करनी है, क्या नफरत पे करनी है? और ये जो तुम लोगों को खरीद रहे हो, क्या समझते हो उससे तुम हुकूमत कर देते हो? हमारे लोग बहुत जानते हैं, पहचानते हैं कि किस लिए तुम ये कर रहे हो, और ये भी जानते हैं कि वो उनके दिल तुम्हारे साथ नहीं है, वो सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। कब सीखोगे? याद है कहते थे जब कांग्रेस की हुकूमत थी, मैं भी मंत्री था, कहते थे पेट्रोल के दाम चढ़ गए, लोग कहते थे चढ़ गए जो है, कहते गैस का सिलेंडर का कीमत चढ़ गया, कहते हैं जनाब चढ़ गया। जो दाल आप खाते थे क्या उसकी कीमत बढ़ गई? क्या आप नहीं खा सकते? आप आज मैं इसी वजीर आजम से पूछता हूं, जो आपने हमसे वादे किए थे वो कहां है? आज गैस सिलेंडर कहां पहुंच गया? मेरी माँ और बहन जो है आज फिर से गोबर और चूल्हा जला रही है अपना खाना पकाने के लिए, और उसके पास पैसा नहीं है दाल खरीद सके। इतनी दाल की कीमत आसमान पर पहुंच गई। और आपके जो पेट्रोल और गैस, उसको देखो, आपकी टिकट जो है, अगर आप यहां से जम्मू के शहर से आरएसपुरा जाना चाहते हो
उसकी टिकट कितनी बढ़ गई है। अगर आप पठानकोट जाना चाहते हो उसकी कीमत कितनी बढ़ गई है, बैठ जाओ बहन। तो ये देखिए आप कि कहां पहुंच गए हम। जो वादा करते थे कि हम इसको जन्नत बनाएंगे, उन्होंने इसको जहन्नम बना दिया है। अगर तुमने इलेक्शन जीतना है तो जहन्नम मत बनाओ, जन्नत बनाओ, फिर इलेक्शन जीतो। और तुम्हारे लीडर आते हैं, वजीर आते हैं, अरे वजीर घूमे, कहां गए? तुम्हारे गांव में नहीं गए? पहलगाम गए, गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, खाना पीना खा के वापस दिल्ली गए कि हमारे मंत्री सारे जम्मू कश्मीर में घूम के आ गए। कमाल देखो। अरे कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे, कितना। क्या ये समझते हो कि वही लोग हैं जो 52 में थे? नहीं, आज पढ़े लिखे हैं। आज पहाड़ों पे भी पीएचडी वाले हैं, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, पैरामेडिकल लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं। वो जानते हैं कि हो क्या रहा है। आप मीडिया को देखिए, कितना मीडिया को दबाया हुआ है। अगर एक भी अखबार वाला या मीडिया का दूसरे जो रुख है वो कोई भी चीज सच्ची बयान करे, उसके एडिटर को पहले ही पुलिस थाने में बुलाया जाता है कि खबरदार, कुछ दूसरा करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम ऐसे कानून लगाएंगे कि पूछिए मत। भूल गए? यूपी में सबसे बड़ा अखबार था, आज भी है, उसके ऊपर रेड था क्योंकि वो सच लिखता था। उसने दिखाया कि कोविड में किस तरह लाशें जो हैं जमुना और गंगा में डाली जा रही है। देखा। और ये कहते हैं कि 5 लाख मर गए, और जब उसका एस्टिमेट किया गया उन्होंने कहा 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए। हाल देखिए। अगर कोई अखबार ये लिखेगा, उस अखबार के मालिक को जेल के कोने में बैठना पड़ेगा। ये है वो हिंदुस्तान में। मैं वो हिंदुस्तान जानता हूं जब जवाहरलाल पार्लियामेंट में बैठा होता था और बड़े नेता लोहिया साहब थे, वो ऐसे ऐसे हमले उन पे करते थे। मजाल है कि जवाहरलाल अपनी कुर्सी से हिले, सुनता था। वो जमाना था जब क्या खुला लिख सकते थे। इमरजेंसी का जमाना है। नाज करता हूं इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के ऊपर, आज नहीं है, भगवान उनको स्वर्ग में चला गया। उसने खाली रखा मगर झूठ नहीं लिखा। सारी जो दौलत उसकी पूंजी थी उससे लगा दी मगर सर नहीं झुकाया। वो थे हमारे। आज अमेरिका का मीडिया देखिए, उनने ट्रंप के बारे में ऐसा लिखा कि ट्रंप जीत नहीं सका। आप समझते हैं कि आप हर वक्त रहेंगे? अंत आएगा। और जिन्हीं अखबारों को आपने दबा के रखा है वो खुल्लम खुल्ला लिखे। और मैं अल्लाह से यही कहता हूं, तब तक मुझे नहीं लेना इस दुनिया से, जब तक मैं वो नहीं देखूं कि हमारे अखबार सच्चाई से लिख सके और सामने डरना नहीं है, घबराना नहीं। कई मुश्किलें आई मगर जिससे उसकी रिसीव पकड़ी है उसको डर नहीं होना चाहिए।
क्योंकि मालिक वो है। मैं तो कहता हूं बार बार, भगवान रावण इतना ताकतवर, जब उसने खत्म करना था, उसने उससे सीता मां का अपहरण कराया। और वही लंका जहां का वो बादशाह था, हनुमान जी से उसको जलवा दिया। और फिर जैसे सेना मनाते हैं आप, वहां तीनों को खत्म कर दिया, रावण को भी, कुंभकर्ण को भी, मेघनाथ को। मालिक वो है। जरूर मुश्किलें हैं, कौन कहता नहीं है। सच बोलना मुश्किल हो गया, वो थाने में ले जाएंगे, अंदर कर दें। वो थानेदार भी क्या करेगा, उस पर जोर है, उसको अपनी नौकरी बचानी है। मगर वो भी जानता है कि गलत है। आज तो कोई बाबू आपका फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। आपने डीडीसी के इलेक्शन किए, स्पीकर साहब ने पार्लियामेंट के बहुत बड़ा इजलास किया कश्मीर में, मैं भी वहां था। मैंने कहा जो डीडीसी के मेंबर बने हैं, पंचायत के मेंबर बने हैं, ये लोगों के सामने क्या लेके जाएंगे? आपने ये तो इलेक्शन करके आ गए, मगर अब वो गांव वाला पूछता मेरी सड़क कहाँ है, मेरा पानी कहाँ है, मेरी डिस्पेंसरी का हाल क्या है, वो क्या कहेंगे? आपने दिखाने के लिए तो कर दिया, मगर उनको वो हक नहीं दिया जिसके बारे में आप कहते थे, आसमान से कहते थे कि अब पंचायती राज बनेगा और पंच जो होगा उसमें कोई ताकत होगी। मैं हुकूमत से पूछता हूं, क्या ताकत दी आपने उनको? क्या ताकत? क्या उनके पास कोई ताकत है? अफसर उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या बनाया? हमारी लड़ाई महाराजा हरि सिंह के खिलाफ नहीं थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई थी कि लोगों को जो वोट का हक है वो दो, तुम रो राजा, मगर लोगों की हुकूमत बनी, वही लड़ाई थी। ये जो पर्ची आज तो आप बटन दबाते हो, ये कभी भूलना नहीं। ये सारे हिंदुस्तान के करोड़ों के खून का नतीजा है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। उस पर्ची पे गांधी का खून भी लगा हुआ है। जब बटन दबाते हो तो याद रखना, उनको जिन्होंने अंग्रेजों ने फांसी दी, तीनों फिरोजपुर में उनका मेमोरियल बना हुआ है। भगत सिंह, मैं गया वहां अभी मार्च में, उन्होंने जवाहरलाल को नहीं देखा हिंदुस्तान को आजाद देखते हुए, मगर कुर्बानी दी उस डायर के खिलाफ जिसने जलियांवाला बाग का किस्सा किया था। हजारों उस कुएं में पड़े थे बेगुनाह। कभी भूलिए मत, ये देश आपको आसानी से नहीं मिला है, ये देश आपको उस खून से मिला है जिसकी कुर्बानी, जिसके लिए अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा।
आज आप पे जिम्मेवारी है, आज आप पे जिम्मेवारी है, इस मीडिया पे और आप पे। अगर इस भारत को मजबूत करना है तो सच्चाई का दामन थामिए और सच्चाई से एक दूसरे के साथ भाईचारे में रहिए। जब तक हमारे यहां भाईचारा रहेगा कुछ नहीं होगा, मगर जिस दिन भाईचारा खत्म हो जाएगा, हमें अंदर का खतरा है, मुझे पाकिस्तान या चीन का खतरा नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक हम मजबूत हैं अंदर। इसलिए उस भाईचारे को पकड़िए और इस जमात को मजबूत कीजिए। जमात में लोग आते हैं, क्या कोई बड़ी बात नहीं, मगर अपने आप को मजबूत करो। बड़े ऐसे ऐसे चीजें, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा आप देखना क्या क्या नेता आएंगे। वो नेता भी आता था, आएगा जो कहता था गोली मारो जालिम को। किसको मारना है गोली, किसको? सोच तो मुझे इस बात का है, इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको खड़ा करना चाहिए। वो नफरत फैलाता है और फिर कहता है मैं मिनिस्टर भी हूं। वजीर आजम, भारत बनाना है तो भारत में इंसानियत को पैदा करना चाहिए। नफरत से भारत नहीं बनेगा। नफरत से ये वतन खत्म हो जाएगा, उसको याद रखिए। वाजपेयी ने क्या कहा? कश्मीर आया था, आरएसएस का आदमी था, और कहा हमने इस रियासत का कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत में इसका फैसला किया। मैं आज भी कहता हूं, जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे और दोस्ती के हाथ दोनों मिलाएंगे नहीं, हम कभी आराम से नहीं रह सकेंगे, कभी नहीं। मुझे लिख के ले लीजिए। 4 जंगें हो गई हैं, 4 जंगों में गरीब ही मरा। अगली जंग में भी वही होगा अगर कभी आपने ये सोचा। उससे ज्यादा भयानक हो, क्योंकि दोनों के पास एटम बम है। हम तो एक ही एटम बम से मिट जाएंगे। और खुद वाजपेयी ने मेरे सामने टीटवाल में, जहां पाकिस्तान की कश्मीर की सरहद बिल्कुल सामने है, हम पानी का मुआवजा उनको, आज मुझे पता नहीं, जब मेरी हुकूमत थी तब भी देते थे, क्योंकि हम पानी वहां से लेते थे उस इलाके। और क्या कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। या दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या नफरत में रहेंगे और पीछे हो जाएंगे। अरे क्या ही अच्छा होता दोस्ती होती। आज सियालकोट से लोग यहाँ जम्मू चाय पीने आते, खाना खाने आते, हम वहां जाते। वही हाल होता था पुराने जमाने में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था। लोग रेल में आते थे, याद है? रेल में आते थे, यहां दिन गुजारते थे, शाम को वापस आते थे। अरे मैंने मेडिकल कॉलेज में जब चुवनलाई आता था, चीन का वजीर आजम और जवाहरलाल उसके साथ होता था, मैंने मेडिकल कॉलेज का लड़के होकर मैंने हिंदी चीनी भाई भाई दोनों झंडे ऐसे उठाता था। आज कहां पहुंच गए? नफरतें कहां पहुंच गई? बॉर्डर पे बैठे, हमारी जमीन पे बैठे हुए, और आप बात नहीं। क्या होगा?
हम दोस्ती में रहेंगे तो ये जो पैसा हम लोग इन जहाज़ों को और इन टैंकों को और इन चीज़ों को लेते हैं वो हम अपने किसान को उठाने के लिए लेंगे, उसी गरीबी दूर करने के लिए लेंगे। आज हम लोग 101 नंबर पे पहुंच गए हैं भुखमरी में। सोमालिया के साथ हमारा दर्जा आ गया है। जबकि इंदिरा गांधी के वक्त में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हम लोग अपने न सिर्फ खुद खाते थे बल्कि दुनिया में बेचते थे अपनी फसल। आज कहां पहुंच गए? आप देखें, यही जम्मू जिसके बारे में वो जम्मू 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 कहते हैं, पार्लियामेंट में बैठा था, मुझे टेलीफोन आया कि यहां लोग मर रहे हैं, गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। वजीर हर्षवर्धन साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, वो बोल रहे थे। मैंने कहा मैं माफी मांगता हूं आपको इंटरप्ट करने के लिए, मगर मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा हमारा दारुल खिलाफा सर्दी का जम्मू, उसके अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। जहां ये आप बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं वहां लोग मर रहे हैं। दावा यहां से आसमान का है। हम लोगों के पास वैक्सीन नहीं, हम दुनिया को बेच रहे हैं। पहले यार अपना घर बचाओ फिर दुनिया देखो। अपना घर तो आग में लगा हुआ है और हम लोग बम गाड़ी लेकर दूसरे मुल्क के घर के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह नहीं चलेगा। शहबाज आए, हुकूमतें आती हैं जाती हैं। राजीव गांधी की भी हुकूमत थी, 400 थे नंबर, आपके भी 300 है। एक दिन दूर नहीं है जब आप भी नीचे आ जाए। नफरत का ढंका जो आप बजा रहे हैं ना, ये थोड़ी वक्त चलेगा, हर वक्त नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। आज भी हिंदुस्तान में लोग हैं जो इससे नफरत करते हैं जो आप फैला रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों सुनो, और ये मीडिया वाले सुने। बद्री राणा साहब बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं। इनको आराम नहीं आता है, इनको आराम नहीं आता है। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, सुनिए आप भी। एक औरत जो पली थी लखनऊ में, पढ़ा था, बड़ी हुई लखनऊ में, वो इन नवरात्रा की छुट्टी में वहां गई देखने के लिए कि हालत कैसी। और क्योंकि उसका खावन जो है वो मेरे ख्याल से फौज में है तो कंटोनमेंट में रहे, तो वहां हैरान हुई कि आज भी वहां का कल्चर यही है। भाई साहब, भाईजान, चाय लेने वाला सुबह को भाईजान, नाश्ता करती है भाईजान, नाश्ता लाता है। धोबी रोज उसके कप ले जाता था और धो के लाता था वापस शाम को। नवमी के दिन धोबी नहीं आया तो उसने पूछा, टेलीफोन किया धोबी को,
आप क्यों नहीं आए हमारे कपड़े लेकर? उसने कहा जनाब आज नौमी है, तो मेरी छोटी बेटी 7 साल की है, वो इन घरों में जाती है जहाँ मैं कपड़े धोता हूँ, और इसको उस दिन वो भगवती का रूप देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। याद भी होता है? हाँ, कन्या पूजा। कन्या पूजा होती है, तो इसकी पूजा होती है, इसलिए हमें देर लग गई आपके यहाँ आने में। उसने कहा ये कौन है? उसने कहा यही वो बेटी है मेरी जिसकी कन्या पूजा हुई। वो बेटी बड़ी खुश कि उसने आज उसकी पूजा हुई, उसने थोड़े से पैसे भी कमा लिए, बड़ी खुश थी। तो इस औरत ने उससे पूछा, प्रीति ने धोबी से, तुम्हारा नाम क्या है? देखिए हैरानी देखिए। धोबी कहता है मेरा नाम मोहम्मद है। उसका दिल बैठ गया, कहने लगा मुसलमान लड़की की पूजा हो रही है। थोड़ी देर में इसके आंसू आने लगे कि देखो, और कहती है ये उनको मैं कहना चाहता हूं जो ये नफरत फैला रहे हैं, और कहती है आंसू से आज भी मेरा हिंदुस्तान जिंदा है।